आइए जरा आंखें बंद करें और एक बेहद व्यस्त हवाई अड्डे की कल्पना करें। इंजनों की वो भारी गड़गड़ाहट, हजारों उड़ानें, लाखों यात्री और एक ऐसा क्षेत्र जो लगातार आसमान की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब ये विशाल और जटिल मशीनरी अचानक से काम करना बंद कर दे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारा मुख्य विषय है भारत में विमानन प्रशासन, यानी एविएशन गवर्नेंस इन इंडिया। ये सिर्फ उड़ानों के बारे में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य मजबूत ढांचे के बारे में है जो हमारे आसमान को सुरक्षित और गतिशील रखता है। अराजकता से लेकर गंभीर नियामक सुधारों तक की इस यात्रा को समझना आज बेहद जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रशासन का ये मुद्दा हाल ही में चर्चा के केंद्र में रहा है। ये विषय सुर्खियों में क्यों है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है दिसंबर 2025 की शुरुआत की। हवाई अड्डे के टर्मिनलों पर अफरा तफरी मची हुई है। प्रस्थान बोर्ड पर हर तरफ बस लाल रंग से रद्द या कैंसल्ड फ्लैश हो रहा है और हजारों यात्री परेशान खड़े हैं। हुआ ये था कि एक प्रमुख एयरलाइन की परिचालन विफलताओं के कारण पूरे देश में उड़ानों के रद्द होने की एक विशाल लहर दौड़ गई। इस एक घटना ने एयरलाइन की योजना, उनके क्रू रोस्टरिंग और आपातकालीन प्रबंधन की गंभीर कमजोरियों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। इस अचानक फैली अराजकता ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हमारे आसमान को सुरक्षित रखने वाले नियम जमीन पर कितने नाजुक हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, दिसंबर 2025 का विमानन संकट। देखते हैं कि कैसे एक एयरलाइन की विफलता ने पूरे देश में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया यानी चेन रिएक्शन को जन्म दिया। जिस वक्त बोर्डिंग गेट्स पर भीड़ बेकाबू हो रही थी, उस वक्त भारत के प्रमुख नियामक निकाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए को तुरंत बीच बचाव करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि डीजीसीए को कड़े कदम उठाने पड़े। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, इस संकट ने डीजीसीए द्वारा नियामक हस्तक्षेप को प्रेरित किया, जिसमें नए पायलट आराम मानदंडों की छूट भी शामिल है। यहाँ क्रू की ड्यूटी के भारी दबाव और आपातकालीन स्थिति को संभालने के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और तनावपूर्ण टकराव देखने को मिला। हमारा दूसरा खंड है प्रशासन की वास्तुकला। अगर हम संवैधानिक नजरिए से देखें और सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिक उड्डयन पूरी तरह से संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट के तहत आता है। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये अनुसूची 7, सूची 1 और प्रविष्टि 29 का हिस्सा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हवाई नेविगेशन, एयरक्राफ्ट्स और हवाई अड्डों से जुड़े किसी भी तरह के कानून बनाने का पूर्ण और एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। इस संस्थागत ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर 4 मुख्य स्तंभ हैं जो इस पूरे उद्योग को थामे हुए हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मोका, जो शीर्ष नीतियां बनाता है। दूसरा है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, जिसका प्राथमिक काम सुरक्षा नियमों और विमानों की उड़ान योग्यता को सुनिश्चित करना है। तीसरा है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, AERA, जो बड़े हवाई अड्डों पर लगने वाले शुल्कों को नियंत्रित करता है। और चौथा है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, BCAS, जो अंतर्राष्ट्रीय शिकागो कन्वेंशन के अनुलग्न 17 के तहत सुरक्षा मानक तय करता है। ये चारों मिलकर एक बेहद जटिल लेकिन आवश्यक जाल बुनते हैं। लेकिन आसमान में हर उड़ान हमेशा सुहावनी नहीं होती। तीसरे खंड में हम बात करेंगे टर्ब्यूलेंस की, यानी उन गंभीर नियामक मुद्दों और प्रणालीगत दरारों की जिन्होंने इस बड़े व्यवधान के लिए रास्ता तैयार किया। 380वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है डीजीसीए की वैधानिक स्वतंत्रता का अभाव और कर्मचारियों की भारी कमी। ये निकाय आज भी बहुत हद तक मंत्रालय के करीब हैं और गैर स्थायी कर्मचारियों पर निर्भर है। इसके अलावा बाजार का संकेंद्रण यानी मार्केट कंसंट्रेशन एक बड़ा मुद्दा है। जब कुछ ही एयरलाइंस के पास बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में किसी एक बड़ी एयरलाइन की विफलता तुरंत एक राष्ट्रीय संकट में बदल जाती है। यहाँ एक और गंभीर मुद्दा है जिसे ATF राजकोषीय विरोधाभास या ATF फिस्कल पैराडॉक्स कहा जाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालें। वैश्विक स्तर पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी हवाई ईंधन एक टिकट की कीमत का लगभग 20 से 25% हिस्सा होता है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा चौंकाने वाला 45% है। चौथे खंड में हम देखेंगे हालिया नागरिक उड्डयन सुधार।
ये एक बहुत बड़ा और जरूरी नीतिगत बदलाव है। 90 साल पुराने औपनिवेशिक दौर के एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को अंततः निरस्त कर दिया गया है और उसकी जगह ली है भारतीय वायुयान विधेयक BVV 2024 ने। इस नए कानून ने एक आधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम पेश किया है। इसमें सबसे अहम बदलाव ये हुआ है कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर सर्टिफिकेट देने का काम अब दूरसंचार विभाग यानी DOT से हटाकर सीधे DGCA को दे दिया गया है। इससे लाल फीताशाही काफी हद तक कम हुई है। और अब अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भविष्य के आसमान में सुधार। भारत का विमानन क्षेत्र न केवल तेजी से विस्तार कर रहा है, बल्कि हरित भी हो रहा है। और ये कदम बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाता है कि हमारी प्रतिबद्धता क्या है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या SAF को मिलाने के लिए एक स्पष्ट टाइमलाइन तय की गई है। 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% SAF मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 5% कर दिया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बेहद मजबूत और रणनीतिक कदम है। तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि DGCA को एक पूर्णतः स्वतंत्र और स्व-वित्त पोषित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण यानी CAA में बदलना अब समय की मांग है। इसके अलावा इंजन निर्माण और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय MRO नीति 2.0 की सख्त आवश्यकता है। कर्मचारियों की थकान से निपटने के लिए क्रू रोस्टरिंग में आकस्मिक बफर अनिवार्य किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक स्पष्ट चार्टर और शिकायतों के तुरंत निवारण के लिए एक समर्पित विमानन लोकपाल यानी ओम्बड्समैन की स्थापना होनी चाहिए। अंत में हम सबको एक बेहद गहरे प्रश्न पर विचार करना होगा। क्या इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि हमारे नियामक प्रशासन की क्षमता को पीछे छोड़ देगी? भारत का विमानन क्षेत्र इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां इसके इंजनों की गड़गड़ाहट बहुत तेज है, लेकिन क्या प्रशासन का वो अदृश्य जाल इस तेज उड़ान को सुरक्षित रूप से थामने के लिए पर्याप्त मजबूत है? स्पष्ट संस्थागत भूमिकाएं और मानव संसाधनों में भारी निवेश ही यह तय करेंगे कि आने वाले समय में हमारा आसमान कितना सुरक्षित होगा। इसी विचार के साथ हमारा यह विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस वैचारिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।